नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन कोवी की बहुत ही जानी मानी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। हाँ जी। हमारे पास इस किताब पर कई सारी समीक्षाएं हैं और मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि भाई 1989 में आई ये किताब आज भी इतनी ज्यादा प्रभावशाली क्यों है। बिल्कुल, ये सवाल तो है। समीक्षाएं क्या कहती हैं इस बारे में, क्या खास है इसमें? चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ बिल्कुल, और शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कोवे का वो अंदर से बाहर वाला नजरिया है ना, इनसाइड आउट जिसे कहते हैं। अच्छा। समीक्षाएं इसी बात पर बहुत जोर देती है कि ये किताब मतलब ऊपर ऊपर की तरकीबें नहीं बताती, बल्कि चरित्र और जो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं जैसे ईमानदारी है, निष्पक्षता है, सेवा है, उन पर आधारित है। सही। मुझे लगता है यही वो नींव है जिस पर इसकी प्रासंगिकता आज भी टिकी हुई है। हाँ, और किताब का जो ढांचा है वो भी काफी दिलचस्प लगता है। हाँ मतलब 3 हिस्से हैं मोटे तौर पे। हाँ, पहली 3 आदतें हैं व्यक्तिगत जीत के लिए, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट। खुद पर जीत। हाँ, खुद पर जीत। फिर अगली 3 है सार्वजनिक जीत, यानी दूसरों के साथ रिश्ते, टीम वर्क वगैरह। और फिर एक आखिरी आदत है इन सबको बनाए रखने के लिए वो नवीनीकरण वाली। हाँ, रिन्यूअल। तो शुरुआत होती है पहली आदत से, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। हाँ, इसका मतलब है कि भाई अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठो, सिर्फ हालात पर रिएक्ट मत करते रहो। और ये आज के टाइम में कितना जरूरी है ना? कई समीक्षा यही कहती है। बिल्कुल। जहाँ मतलब हर कोई बाहरी चीजों पर दोष डाल देता है फटाफट। हाँ, आसान होता है वो। तो ये आदत याद दिलाती है कि नहीं, चुनने की आजादी हमारे पास है, व्यक्तिगत सशक्तिकरण की बात है ये। सही कहा। फिर दूसरी आदत आती है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी अपने जीवन के लक्ष्य क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं, उनको एकदम साफ रखना, विजन क्लियर रखना। हाँ, विजन क्लियर रखना। और तीसरी, पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, मतलब जो वाकई जरूरी है उसे प्राथमिकता देना, न कि सिर्फ वो जो अभी एकदम से सामने आ गया है या अर्जेंट लग रहा है। हाँ, वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यही आता है। बिल्कुल, खासकर वो क्वाड्रेंट 2 जो महत्वपूर्ण है पर शायद तत्काल नहीं। और ये पहली 3 आदतें मिलकर एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म अनुशासन बनाती हैं। हाँ। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है जैसा आपने कहा, ये असल में वो इंसान बनने के बारे में है जो प्रभावी हो। चरित्र निर्माण। हाँ, चरित्र निर्माण। समीक्षाएं अक्सर इस बात का जिक्र करती हैं कि ये क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करना कैसे बर्नआउट से बचाता है। आज के जमाने में ये एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सार्वजनिक जीत पर। तो चौथी आदत है जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। हाँ, यानी ऐसी स्थितियां ढूंढना जहां सबका फायदा हो, किसी एक की हार पर दूसरे की जीत ना हो। और ये जुड़ा है उस अबंडेंस माइंडसेट से। अच्छा। मतलब ये विश्वास कि सबके लिए काफी है, सफलता, अवसर, सब कुछ। समीक्षाओं के मुताबिक आज का माहौल चाहे जितना कॉम्पिटिटिव हो, ये मानसिकता सहयोग और भरोसे वाले रिश्ते बनाने के लिए बहुत जरूरी है, वो जीरो सम वाली सोच से हटकर। सही बात है। और 5वीं आदत तो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, मुझे तो लगता है ये आज के डिजिटल जमाने में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हर कोई बस अपनी बात कहने की जल्दी में है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई समीक्षाएं इसे आज के कम्युनिकेशन चैलेंजेस का हल बताती हैं, खासकर जो ऑनलाइन गलतफहमियां होती हैं। हाँ, सहानुभूति से सुनना ये वाकई कला है। बिल्कुल। और फिर छठी आदत है सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। क्रिएटिव सहयोग। हाँ, रचनात्मक सहयोग, जहां टीम मिलकर कुछ ऐसा करे जो अकेले अकेले संभव नहीं था, मतलब पूरा उसके हिस्सों के जोड़ से बड़ा हो। हाँ, 1 + 1 = 3 और उससे भी ज्यादा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या समीक्षाओं में ये बात भी आती है कि असल में सिनर्जी बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब लोगों के विचारों में बहुत अंतर हो? हाँ, बिल्कुल। कुछ समीक्षाएं इस चुनौती का जिक्र करती हैं। देखिए, सिनर्जी के लिए ना बहुत ऊंचे स्तर का भरोसा चाहिए। अच्छा। और जो पिछली आदतें हैं, खासकर विन विन और समझने वाली आदत, उनमें महारत होनी चाहिए। तो ये आसान नहीं है, मानती हूँ, पर संभव है और बहुत फायदेमंद भी। सही। और फिर अंत में 7वीं आदत है आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, मतलब खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी।
ये आदत एक तरह से बाकी 6 आदतों को ईंधन देती है, उन्हें संभव बनाती है। समीक्षाएं इसकी बहुत तारीफ करती हैं क्योंकि ये संतुलन और निरंतर सुधार के महत्व पर जोर देती है। ये सिर्फ उपलब्धि के बारे में नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक वेल-बीइंग की बात है। और इस किताब की लोकप्रियता तो कमाल की है। दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। हाँ, 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो जाहिर है इसने लोगों पर बहुत गहरा असर डाला है, फॉर्च्यून 500 कंपनियों से लेकर आम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लीडर्स तक। बिल्कुल। और समीक्षाओं के अनुसार इसकी जो ये स्थायी अपील है ना, उसका राज इसके कालातीत सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण में है। ये किसी ट्रेंड पर निर्भर नहीं करता। सही। साथ ही ये आपको सशक्त महसूस कराती है, वो प्रोएक्टिविटी वाली बात। हाँ। और प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है, जैसे वो टाइम मैनेजमेंट ग्रिड हो गया या अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। हाँ, ये बात है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। हाँ, दर्शन और व्यावहारिकता का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये किताब कोई जल्दी से सफलता पाने का शॉर्टकट नहीं बताती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मूल्यों और आदतों की एक ऐसी मजबूत नींव बनाने पर जोर देती है जो लंबे समय तक चले, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुष्टि लाए। बिल्कुल। और यहाँ शायद एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। अगर ये सिद्धांत वाकई इतने शक्तिशाली और सार्वभौमिक हैं, जैसा कि समीक्षाएं भी मानती हैं, हाँ। तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, हाँ। इन्हें अपने जीवन में लगातार लागू करने में, बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? ये सोचने वाली बात